हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट पार्ट करवाया था, जो पेपर 2 पार्ट 1 का था, क्योंकि मैं इसमें 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं 30 के 2 पार्ट में करवा रही हूँ। तो ये सेकेंड पार्ट रहेगा, ठीक है, सितंबर 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट से क्या है कि जो गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। और ऑप्शन सेकेंड है कि यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। और ऑप्शन थर्ड है कि 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। और ऑप्शन फोर्थ है कि यह राज्य केवल नगरों से बना था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह एक जो है ये समृद्ध राज्य है, ठीक है। और जो है जो जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे जो राज्यों के निर्यात करके धन कमाया जाता था, ठीक है, गढ़कटंगा। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। तो ऑप्शन फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार काल, या फिर सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल, और थर्ड ऑप्शन है चालुक्य काल, और फोर्थ ऑप्शन है गुप्त काल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और फ्रेंड, जो लोग भी चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और अगर आप लोग जैसे अगर रफ पेन लेके बैठते हैं तो आप लोगों का ये 30 क्वेश्चंस एक मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा। तो आप लोगों का ये अच्छा प्रैक्टिस भी होगा, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। जो गुफा का 15 का जो भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात जो है पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, वो जो है राष्ट्रकूट काल में ऐसा किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन सेकेंड है कि यह वस्तु के लेन देन को आसान बनाती है, और थर्ड ऑप्शन है कि यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। और फोर्थ ऑप्शन है कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइएगा। और देखिए, जो लोग नए हैं तो उन लोगों को लगेगा कि नई क्वेश्चन का जो है वो बहुत हार्ड है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ अगर इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग घबराइएगा मत कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसे बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइमिंग का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह खर्चीली और समय साध्य जो है प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थलकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो जो है छत्रक शैल हैं जो किसमें पाए जाते हैं फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है रेगिस्तान, और सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा, थर्ड ऑप्शन है हिमनद हिमोड़, और फोर्थ ऑप्शन है समुद्री गुफा। तो देखिए, ये जो है वो भूगोल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो छत्रक शैल किस में पाए जाते हैं फिर प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो है देखिए, छत्रक जो शैल है वो जो है रेगिस्तान, डेल्टा, या तो ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगला जो बंगाल है वो 8वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है नादिर शाह में के नियंत्रण से, या फिर सेकंड ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, या फिर थर्ड ऑप्शन है निज़ाम उल मुल्क असफ जाह, और फोर्थ ऑप्शन है अली वर्दी खां। इन लोगों का नाम भी थोड़ा सा अजीब सा रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ बताइएगा आप लोग। देखिए 8वीं शताब्दी में पूछा, 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो उस टाइम के ये जो बंगाल है वो किसके नेतृत्व में था? तो ये जो फ्रेंड है वो मुर्शिद कुली खां जो है इनके नेतृत्व में था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ये वायुमंडल की परतें दिया गया है, ये उनकी विशेषता दिया गया है, तो आप लोगों को इसको मिलान करना है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में क्या है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए क्षोभ मंडल में क्या होते हैं, ये मौसम की, देखिए इसमें होता है कि जो मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। तो क्षोभ मंडल से ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का फोर्थ किस में है? देखिए ए का फोर्थ इसी में है, तो यही राइट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें बी में क्या है, बी का ये थर्ड हो जाएगा। इसमें जो है ओजोन गैस की परत होती है समताप मंडल में, तो बी का थर्ड हो जाएगा। और सी का देखिए मध्य मंडल में क्या होगा, अंतरिक्ष प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आप लोगों को 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, या फिर दोनों गलत है या दोनों सही है, फिर आपको बताना है। तो हम लोग पढ़ते हैं। ए में क्या है कि ये विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। और बी में क्या है कि वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसमें से आप लोगों का कौन सा राइट हो जाएगा प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए इसमें जो है ये बी गलत है और ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बी ए सही है और बी गलत है, ये सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि देखिए रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों दी गई थी? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है कि उनके जो मिशन विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी गई, दी गई थी। ठीक है, तो देखिए जो मीराबाई हैं उनके अनुसार ये पूछा गया है कि पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी उनको। और सेकेंड ऑप्शन में है कि उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। और थर्ड ऑप्शन है कि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। फोर्थ ऑप्शन है कि उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ बताइए। तो देखिए इनको जो है पंडिता की उपाधि दी गई थी मीराबाई को कि ये बहुत जानकार थे। और इनको देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन,
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें दिया गया कि संस्कृत पढ़ना लिखना ही जानती थी और बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम में, क्योंकि महिलाओं को इस प्रकार की ज्ञान को अर्जित करना उनका अधिकार नहीं था उस टाइम में, इसीलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो कॉर्नवालिस ने यह बात कही थी, या फिर कैनिंग ने कहा था, या फिर डलहौजी, या फिर हेस्टिंग्स? ये कौन से चारों में से किसने कहा था कि जो है इनके जो है बहादुर शाह के बाद कोई भी इनके वंशज का बादशाह नहीं माना जाएगा? तो किसने कहा था फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और वीडियोस के लास्ट तक में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए, जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो तो उनके लिए प्रीवियस ईयर, इससे आपको आइडिया लगता है कि आपका जो है पिछले साल का प्रीवियस ईयर कैसा है, पिछले आने वाले सालों से कैसे होते आ रहा है, आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी ने ये बात कही थी कि जो है कि किसी भी जो बहादुर शाह जफर के बाद, मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, और सेकेंड ऑप्शन है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। थर्ड ऑप्शन है कि पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यावसायिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया, और फोर्थ ऑप्शन है कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए औपनिवेशिक शिक्षा होता है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर क्या है, गांधी जी के विचार संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्लीज़ आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गलत या सही ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कि गलत है, तो गलत ये हो जाएगा कि जो है अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो परिवर्तन हुआ था उसमें आप लोगों को बताना है, कथन दिया गया है। तो फर्स्ट कथन में क्या है कि ब्रिटिश संसद ने जो 1858 की जो में एक नया कानून पारित किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। और सेकेंड में बी में क्या है कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ये बात कही गई थी, तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, या फिर दोनों गलत होंगे या फिर दोनों राइट सही होंगे? तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट में जो बात कही गई है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में जो नया कानून पारित किया गया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश हाथ में सौंप दिए गए थे, तो ये बात सही है। और बी में लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि CR ये गोपालाचारी, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और थर्ड ऑप्शन है कि पोट्टी श्री रामुलु, और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जो नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता हैं, तो ये कौन थे, ये CR जो है गोपालचारी थी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, और सेकेंड ऑप्शन है कि उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, और थर्ड ऑप्शन है कि उन अमरीकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमरीकी गृह युद्ध में भाग लिया, और फोर्थ ऑप्शन है कि उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, ज्योतिराव जो फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को किन्हें समर्पित किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो उन अमेरिकियों को जिन्होंने जो गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए जो है वो गृह युद्ध में भाग लिया। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन आप लोगों को दिए गए हैं, तो आप लोगों को इस पे विचार करना है कि कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। ए में दिया गया है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, और बी में दिया गया है कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। ठीक है, तो इसमें से दोनों गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित मतों में से कौन सी मत कैलिको के नाम से जानी गई है, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए। तो फुटकर माल जो है, पीस गुड्डस बोलते हैं, मसाले, या फिर सूती कपड़े, या फिर मसलिन या मलमल उसको बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन से कैलिको के नाम से जानी गई है, पुर्तगाली भारत में यूरोप ले गए थे, तो इसे जो है वो सूती कपड़े। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से किस सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता, और सेकेंड ऑप्शन है कि प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं, और थर्ड ऑप्शन है कि सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जो है पढ़ा दें, और फोर्थ ऑप्शन है कि ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। देखिए, एक शिक्षक अनुभव करता है। आप लोग अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, कि विषय का बहुत भार है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागमों का सुझाव दीजिए। ठीक है, समस्या समाधान करें। तो ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्खनन, सेकेंड ऑप्शन है विविक्त खनन, और थर्ड ऑप्शन है कूपकी खनन, और फोर्थ ऑप्शन है प्रवेधन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रभेदन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निक्षेप संसाधन का, सेकेंड ऑप्शन है वास्तविक संसाधन का, थर्ड ऑप्शन है संभाव्य संसाधन का, और फोर्थ ऑप्शन है भंडार संसाधन का। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम का एक उदाहरण कौन सा है फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो संभाव्य संसाधन है। ठीक है, संभाव्य संसाधन। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और जो लोग भी प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करिए जिसको इस वीडियो से लाभ हो सके। ठीक है, उसके लिए यूजफुल हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्म जल के झरने डैश दिया गया से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो क्या बनते हैं आप लोगों को यहाँ पे इस डैश में आप लोगों को बताना है। तो भूतापी ऊर्जा बनते हैं, या फिर सौर ऊर्जा बनते हैं, या फिर ज्वारीय ऊर्जा बनते हैं, या फिर पवन ऊर्जा बनते हैं। तो क्या बनते हैं फ्रेंड? प्लीज़ बताइएगा कि इसमें क्या बनते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो भूतापीय ऊर्जा बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ठीक है, आप लोगों को जो रोपण कृषि होता है उसका विशेषता का सही चयन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। और सेकेंड ऑप्शन है कि यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में की जाती है। थर्ड ऑप्शन है कि इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, संसार में जो रोपण कृषि होता है उसकी विशेषता यही है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में पर की जाती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बेंगलुरु, या फिर सेकेंड ऑप्शन है पुणे, और थर्ड ऑप्शन है चंडीगढ़, और फोर्थ ऑप्शन है कोच्चि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बंगलेरू हो जाएगा। ठीक है, बंगलुरु या फिर बंगलौर ऐसे बोलते थे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है फ्रेंड? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि कानून जो है लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, और सेकेंड ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और थर्ड ऑप्शन है कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, और फोर्थ ऑप्शन है कि देश का प्रत्येक नागरिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है कि नागरिकों द्वारा जो है निर्वाचित जो है प्रतिनिधि। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के
निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप लोगों को इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि जो फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले का निवारण के बारे में आप लोगों को सबसे सही आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष को की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम न्यायालय को रिपोर्ट दर्ज कराएं तो ये तो बात एकदम ही गलत है। देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम पुलिस के पास जाते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अपराध की अगर कोई जांच कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पुलिस हिरासत में दिए गए एक बालिका बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करने का पुलिस का काम है। और फोर्थ ऑप्शन है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत के प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, अगर अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में सबसे अच्छा कथन कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें सबसे अच्छा कथन यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कौन सा कथन है, फर्स्ट कथन है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में बाध्यकारी हैं। ठीक है, और सेकंड में क्या है, ये बात तो सही है। सेकंड में क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो देखिए, ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ए और बी ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि 86 से 88 में जो है उत्तर को आपको देना है। तो क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहले कि पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 15 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद जो है 25 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 370। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकलांगता अधिनियम
1995 किस के प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, और सेकंड ऑप्शन है कि विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार, और थर्ड ऑप्शन है रैंप वाले जो सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, और फोर्थ ऑप्शन है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मूल्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए उस पर विचार वेश, और सेकेंड ऑप्शन है कि रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, और थर्ड ऑप्शन है कि यह एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने के अनुभव कर सकें, और फोर्थ ऑप्शन है कि विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा यही है कि एक भूमिका निर्वाह, जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार किया जाना चाहिए? तो मूल्य परक निर्णय देना, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, और फोर्थ ऑप्शन है कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सबसे अच्छा यही हो जाएगा कि ये कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अनंत खंड के चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। तो ये जो है ये आपको 7 से अतीत, और सेकेंड ये जो है आपको पृष्ठ दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका जो है शैक्षिक विचार क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, और सेकेंड ऑप्शन है कि विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, और थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, और फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो है विद्यार्थियों को रोचक और जो है तथ्यों के प्रति जागरूक करना, तो फोर्थ ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं पार्ट सेकेंड में। तो ये आपका जो है जो पूरे ही 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।